अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद ज़री। हाज़िर हैं जी अपने दूसरे लेक्चर के साथ। और जैसे मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट प्रैक्टिकल स्टडी ऑन वेरियस टॉपिक्स। दोस्तों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम तो आप सब ने सुना होगा। अभी मैं नहीं समझता कि किसी को इस चीज़ का पता नहीं होगा। उसमें एक टॉपिक है सीपेक 2.0, जिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सीपेक 2.0 को सीपेक का फेज 2 भी कहते हैं। ठीक है, जस्ट एक मिनट के लिए मैं आपको थोड़ी सी जो है ना वो ओवरव्यू दूंगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है। उसके बाद जो है वो हम सीपेक 2.0 पे स्पेसिफिकली बात करेंगे। सही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप सबको पता है कि चाइना ने BRI सिस्टम जो अभी चाइना का दुनिया में चल रहा है, जिसको हम कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, इसको OBOR भी कहा जाता था। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी ये जो है ना प्रोजेक्ट जाना जाता था दुनिया में। इसमें चाइना ने क्या किया कि पूरी दुनिया में, ठीक है, आपने शायद सिर्फ सीपेक का नाम सुना होगा, लेकिन वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव के थ्रू चाइना पूरी दुनिया में इकोनॉमिक जोन्स बना रहा था। ठीक है, जिसके थ्रू वो जो है ना पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहा था। एक जो है ना वो एक जाल बिछा रहा था जिसके थ्रू जो है ना वो कनेक्टिविटी होगी और फिर वो पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स को और दुनिया की दूसरी प्रोडक्ट्स को जो भी जो है ना वो इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम है उसको मिला रहा था। डिफरेंट कंट्रीज में, म्यांमार में, इंडिया में, ऊपर जो है वो यूरोप की तरफ, ठीक है, इधर जापान वाली साइड पे, हर तरफ से ये जो है ना वो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बना रहा था। सीपेक जो है ये इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसको नॉर्मली कहा जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, आप सब इसके बारे में जानते हैं कि ये जो है ना वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो गवादर से रोड शुरू होता है चाइना के जो है ना वो जिंगजियांग प्रोविंस तक जाता है, काशीगर प्रोविंस से निकलता है। ठीक है, डिफरेंट रूट्स बनाए गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान के जो गवादर पोर्ट है हमारा, वहां से जो है वो डिफरेंट गुड्स जाएंगी, निकलेंगी और वो सीधी जो है वो मुख्तलिफ प्रोविंस से होती हुई काशगर प्रोविंस यानी कि जिंगजियांग प्रोविंस जो चाइना का है वहां तक पहुंचेगी। ठीक है, उसमें चाइना के बहुत सारे फायदे हैं। हम नॉर्मली ये जानते हैं कि शायद सीपेक सिर्फ पाकिस्तान का फायदा है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा चाइना को ही है, क्योंकि चाइना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलकर जो गैस और ऑयल की खरीदारी करता है वो सीधा जो है ना गवादर से अपने प्रोविंस तक पहुंच सकता है, बजाय कि वो इतना बड़ा रूट जो है ना वो क्या कहते हैं कि इंडियन ओशन से निकल के, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से निकल के, साउथ चाइना सी से निकल के बाद में शंघाई बीजिंग पोर्ट्स तक पहुंचे। तो इस वजह से सीपेक जो है वो चाइना के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ठीक हो गया, तो ज्यादा इस पे हम बात नहीं करेंगे। ये एक रीजनल कनेक्टिविटी का प्रोग्राम है। सीपेक से सिर्फ पाकिस्तान या चाइना को फायदा नहीं होने वाला है, सीपेक से जो है वो अफगानिस्तान को फायदा होने वाला है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को फायदा होने वाला है। सीपेक से इवन जो है ना यूरोप तक कनेक्टिविटी पॉसिबल है रोड के लिंक के थ्रू, जिसके बाद जो है ना वो ट्रेड बढ़ेगा और इकोनॉमी फ्लोरिश करेगी। पूरे रीजन को जो है ना वो सीपेक से फायदा है। अब हम आते हैं कि सीपेक 2.0 क्या है। स्पेसिफिकली मैं इस पे बात करूंगा, जिसको हम सेकंड फेज के नाम से भी जानते हैं। सेकंड फेज ऑफ सीपेक एक्चुअली क्या है कि जब सीपेक शुरू हुआ था तो उसके फेजेस बनाए गए थे। ठीक है, फर्स्ट फेज जो था, जिसको अर्ली हार्वेस्ट के नाम से जाना जाता है, ये कोई 2018 से पहले कंप्लीट होना था, या 2018 तक कंप्लीट होना था, और ये कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। एंड अर्ली हार्वेस्ट फेज जो था वो हमारा बाय 2018 कंप्लीट हो गया था। और लार्जली ये जिस चीज पे बेस्ड था उसमें जो था वो ज्यादातर जो थी वो एनर्जी की जो है ना वो प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी थी। कोई 10,000 से प्लस जो है वो मेगावाट एनर्जी जो है ना हमने प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ाई, जो हमारे नेशनल ग्रिड में शामिल हुई। कोई 7-8 जो है ना वो बड़े प्रोजेक्ट्स थे और कोई 2-3 छोटे प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें ज्यादातर जो थी वो कोल थी या थर्मल जो है ना वो बिजली हमने प्रोड्यूस की थी। जो है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी कम थी। जो सेकंड फेज में आने वाली है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें हमारे सोलर हो गया या हाइडल हो गए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे। तो अर्ली हार्वेस्ट पूरा हुआ। अर्ली हार्वेस्ट के बाद 2018 से ऑनवर्ड्स 2024 या 25 तक जो था वो हमारा सीपेक 2.0 यानी कि सेकंड फेज शुरू होना था, जो कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से और मुख्तलिफ मसाइल की वजह से पाकिस्तान में शुरू नहीं हो सका। आज तक वो प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं आया। ये जो गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई है एज यूजुअल ये भी कह रही है कि अब हमने
जितना जल्दी हो सके सीपेक 2.0 पे काम शुरू करना है और वो जल्द ही शुरू होने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहला लेक्चर अपना इस टॉपिक पे रखा जाए और आपको बताऊं कि सीपेक 2.0 है क्या, इसमें हमें क्या फायदे होंगे और इससे जो है ना वो हमारी इकोनॉमी को या हमारे हमारे लोगों को क्या फायदा होगा। ठीक है, आपने बहुत बार आप सुनते रहते हैं कि भाई $60 बिलियन से जो है ना वो ऊपर की सीपेक में इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान में, तो अभी तक आपने कोई भी उसके फ्रूट्स नहीं देखे। ठीक है, तो आप जरूर सोच रहे हैं कि सीपेक का फायदा है क्या, तो आपको सीपेक 2.0 में थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से हमें कौन से फायदे होने वाले हैं। ठीक हो गया जी, तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। एक्चुअली ये क्या है कि ये ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें थोड़ा सा जैसा आप वेट करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने वीडियो को जल्दी से जल्दी मुकम्मल करूं। ठीक है, SEZ सीपेक 2.0 में क्या होने वाला है कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स शुरू होने वाले हैं। उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो सीपेक 2.0 में शुरू होगी वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दोस्तों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ये है, ये पूरी दुनिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये होता है कि कोई भी कंट्री जो है वो एक एरिया सेलेक्ट करता है, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतरीन एरिया होता है जिसमें जो है ना वो कनेक्टिविटी प्रोसेस स्मूथ होता है। फिर वहाँ पे इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है जिसमें कोई हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स में जो है ना वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं, स्मॉल, लार्ज और जो है ना वो मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे जो है वो प्रोडक्टिविटी होती है। इंडस्ट्रियलिज्म जब बढ़ता है तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी होती है, डिफरेंट सेक्टर्स की जो है ना वो प्रोडक्शन बढ़ती है, जिसके बाद किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट करती है। और इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की मजबूत इकोनॉमी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का बड़ा हाथ है। आज दुनिया में कोई 5,500 से ऊपर इकोनॉमिक जोन्स काम कर रहे हैं या बन चुके हैं। ठीक है, इवन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे इकोनॉमिक जोन्स बन चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन पाकिस्तान टिल नाउ। इवन अगर आपको मैं एक बांग्लादेश की मिसाल दे दूं तो वहां पे भी कोई 95 या 97 तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन चुके हैं। और अगर आप इंडस्ट्रियलिज्म में देखेंगे तो बांग्लादेश का बहुत बड़ा नाम हो गया है। ठीक है जी, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ये बनाए जाते हैं। तो सीपेक टोटल अगर हम सीपेक में कहें तो कोई 27 स्पेशल SEZ जो है वो बनने हैं सीपेक में पाकिस्तान में। अब आप इमेजिन करें कि अगर ये 27 SEZ बन जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी, प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहाँ तक पहुंचेगी। ठीक है, लेकिन मैं आज सिर्फ 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे जल्दी से बात करूंगा ताकि थोड़ा सा आपको जो है ना वो पता चल जाए कि ये क्या चीज है और ये कैसे बनते हैं और इसका इकोनॉमी को फायदा क्या होगा। ठीक है जी, तो अभी 4 जो है ना हर प्रोविंस में एक इकोनॉमिक जोन का जो है ना वो की लॉन्चिंग हो चुकी है। सही है, उन पे ज्यादातर काम नहीं हो सका, लेकिन मैं थोड़ा सा उनका आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि किस तरीके से वहाँ पे या कौन से सेक्टर में वहाँ पे काम होने वाला है। सबसे पहले अगर मैं सिंध की बात करूं तो वहाँ पे धाबे जी के नाम से ठीक है, धाबे जी इकोनॉमिक जोन जो है वो बन रहा है। ये धाबे जी कहाँ पे है? धाबे जी ठट्टा एक इलाका है सिंध का जो कराची से थोड़ा सा दूर है। वहाँ पे जो है ना वो ये एक इलाका है जो पोर्ट कासिम से कोई 7 to 8 या 9 किलोमीटर दूर है। 35 to 40 किलोमीटर से वो कराची एयरपोर्ट से दूर है और इसको ML1 प्रोजेक्ट से भी मिलाया जा रहा है। मतलब कि एक फीजिबल बेहतरीन लोकेशन पे ये धाबे जी इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है ताकि इसको बहुत ही तेजी से बूस्ट किया जा सके। ML1 क्या है वो भी मैं इसी फेज में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो धाबे की इकोनॉमिक जोन जो है वो सिंध को दिया गया है, जिसमें कोई जो है ना वो हंड्रेड्स में जो है ना वो स्मॉल, मीडियम और लार्ज की लेवल की जो है ना वो इंडस्ट्रीज बनेंगी। ठीक है, ये कोई 1530 एकड़ पे जो है ना वो जमीन जो है वो स्पेस जो है ना वो इसके लिए जो है वो रखी गई है। 2 फेज में बनेगा। 750 जो है वो प्लस क्या कहते हैं कि जमीन इसमें एक फेज को दी गई है, फिर दूसरे फेज को दी गई है। इसमें डिफरेंट जो है ना वो इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनेंगी जिसमें ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो गया, क्या कहते हैं गारमेंट्स हो गई, फूड हो गई, स्टील से रिलेटेड हो गई,
या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गई, कोई 15-20 जो है वो मैंने पढ़ी थी। मैं ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेना चाहता, तो इसलिए आप खुद मैं आखिर में आपको सोर्स बताऊंगा, वहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो धाबेजी इकोनॉमिक जोन जो है वो सिंध में बनेगा, और ये इस जो है ना, इतनी इसको जमीन दी गई है और इस जमीन पे ये इकोनॉमिक जोन बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से राजशाही, ये एक इकोनॉमिक जोन है जो केपीके में बन रहा है। इसमें कोई 1000 के करीब एकड़ जमीन है जो इसके लिए मुख्तत की गई है। नौशहरा का नाम आपने सुना होगा, ये कोई 60 किलोमीटर पेशावर से दूर है। ओके, और 90 किलोमीटर के करीब जो है ये इस्लामाबाद से दूर है। ठीक है, 1000 किलो जो है ना वो एकड़ जमीन इसके लिए मुख्तत की गई है। ठीक है, और ये भी 2021 में इसकी भी जो है वो लॉन्चिंग हो चुकी है। 2023 में इसकी हुई थी, धाबेजी की आपको मैं बताता चलूँ। ठीक है, तो ये भी बन चुका है, और इसमें भी जो है ना स्मॉल, मीडियम और लार्ज लेवल की बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनने वाली है, जिसमें जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। तो ये भी हमारा जो है ना वो इकोनॉमिक जोन बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा इकोनॉमिक जोन जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है अल्लामा इकबाल। इसको इंडस्ट्रियल पार्क का नाम दिया गया। आई एम सॉरी अगर ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल पार्क या इंडस्ट्रियल सिटी भी कुछ लोग इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की लिस्ट में ये सबसे कोई 3217 एकड़ जमीन पे ये बनाया जा रहा है। 2020 में इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा सेक्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री इसमें लग रही है, सबसे ज्यादा जो है ना वो प्रोडक्टिविटी भी यहीं पे होने वाली है। और इस पे इवन कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। बहुत ज्यादा कंपनीज हैं, मोस्टली चाइना की कंपनीज है जो कंस्ट्रक्शन कर रही हैं। तो ये भी जो है ना वो इकोनॉमिक जोन है हमारा। और जो नंबर 4 पे है वो है बोस्टन। बोस्टन इकोनॉमिक जोन। ठीक है, और ये है हमारा बलूचिस्तान में। ठीक है, ये पिशिन का एक हमारा इलाका है, क्वेटा से कोई 30 किलोमीटर दूर होगा। ठीक है, ये उधर इकोनॉमिक जोन बन रहा है। इसकी भी स्पेसिफिकेशंस वही है। ठीक है, कि ये भी इसी तरीके से बनेगा, और ये हमारे सारे फायदे इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे वो इसी इकोनॉमिक जोन में हमें मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये कोई 700 किलोमीटर जो है वो कराची से दूर है, 900 किलोमीटर जो है वो गवादर से दूर है, इसको भी कनेक्ट किया जाएगा और ये बेहतरीन इकोनॉमिक जोन बनेगा। तो ये 4 जो है फेज 2 में उम्मीद की जा रही है कि ये कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो अगर ये हमारे इकोनॉमिक जोन्स बन जाएं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज्यादा हमें जो है ना वो इकोनॉमी में फायदा होगा। तो एक्चुअल जो फ्रूट्स होंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के, ये यहाँ से हमें मिलेंगे। तो ये है SEZs, जो सेकंड फेज का CPEC 2.0 का सबसे ज्यादा फ्रूटफुल जो चीज है, या सबसे ज्यादा जो फायदा हमें मिलने वाला है इकोनॉमी में। क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी सही नहीं है तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इकोनॉमी के सिवा कोई कंट्री तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो ML1 का नाम आपने सुना होगा, मेन लाइन 1 के नाम से ये प्रोजेक्ट जाना जाता है। ये भी CPEC में ही लिया गया, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो सका। ये क्या है एक्चुअली? मेन लाइन 1 जो है वो ये रेलवे ट्रैक का प्रोजेक्ट है। कोई 8.2 बिलियन डॉलर्स जो है का ये प्रोजेक्ट है। और अभी रिसेंटली 2 हफ्ते होंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये ऐलान किया है कि CPEC 2.0 जो हमारा शुरू होने वाला है उसमें हम ये मंजूर कराएंगे, और ML1 जो है वो प्रोजेक्ट हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ये कोई 1700 ओवरऑल 1297 या 97 कहते हैं किलोमीटर्स का ये एक रेलवे ट्रैक, जिसमें नए रेलवे भी नए ट्रैक्स भी बनाए जाएंगे और रिन्यू भी होंगे, और जो ना वो रिनोवेशंस भी होगी। मतलब कंप्लीटली कराची से लेकर पेशावर तक नए ट्रैक्स बनाए जाएंगे, नए रेलवे ट्रैक बनेंगे, उसको बेहतरीन बनाया जाएगा। अब आप इमेजिन करें कि कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, कम्युनिकेशन गैप अगर हमारे मुल्क में ना हो तो इकोनॉमी कितना तेजी से तरक्की करती है। तो ये अगर ML1 जो है हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो ऐसे समझे कि ये SEZ से भी ज्यादा हमें इकोनॉमी में फायदा देगा ML1। तो ये मैं ML1 के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये भी अभी CPEC 2.0 में शामिल किया गया है, और ये भी CPEC 2.0 का पार्ट है।
ठीक है, तो ये कुछ 5 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वो सीपेक 2.0 का पार्ट है, और ये हमें इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि फ़ायदा देंगी, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी, ठीक है। और ML1 भी 2028 से पहले पहले उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाएगा, या एक्सपेक्टेशंस जो इन्होंने रखी हुई है कि इतने प्रोजेक्ट होगा। सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे, सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो सीपेक 2.0 में काम किया गया है, ठीक है। उसमें जो है ना वो मुश्किल वक्त में जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, एजुकेशनल एप्स हो गई, IT लेवल पे हो गई, ट्रेनिंग्स हो गई डिफरेंट, या अभी वैक्सीन्स जो कोरोना का टाइम आया तो हमने पूरे हर बंदे तक वैक्सीन पहुंचाने का प्रोग्राम भी इसी में रखा गया, जो है ना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू जो है ना वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितनी भी की गई, ठीक है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सीपेक 2.0 या सेकंड फेज की है, वो है एग्रीकल्चर। हम वाइंड अप करने की तरफ आ रहे हैं। एग्रीकल्चर का वो सेक्टर है कि जिसका किसी भी मुल्क की GDP में बहुत ज़्यादा किरदार होता है, और पाकिस्तान का भी सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन या जो मतलब कि जब शामिल होता है GDP में, वो एग्रीकल्चर सेक्टर का होता है, ठीक है। तो दुनिया एग्रीकल्चर पे काम कर रही है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के थ्रू जो है ना वो इसको डेवलप किया जा रहा है, और जो है ना वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, सही है। तो पाकिस्तान भी एग्रीकल्चर में, आपको नाम बता देता हूँ कहीं मैं भूल ना जाऊँ, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, ठीक है, AJWG, एग्रीकल्चर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, ये 2020 में चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर ये ग्रुप बनाया, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर पे काम किया जाएगा। उसमें डिफरेंट जो है ना वो डिफरेंट सोर्सेज को लाया गया कि भाई उसमें जो है ना वो लेबर फोर्स उसमें कैसी बढ़ाई जाएगी, या जो फार्मर्स हैं या जो मतलब इन्वेस्टर्स हैं उनकी हेल्प कैसे की जाएगी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाएगा, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ की जाएगी, जो सीड्स में या प्रोडक्शन में डिफरेंट हार्वेस्टिंग जो न्यू फोरम्स वेज मेथड्स आ गए वो सारे यूटिलाइज किए जाएंगे, और ये डिसाइड किया गया है कि इस पर बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को डबल ट्रिपल किया जाएगा। अब आप इमेजिन करेंगे अगर ये भी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इकोनॉमी को कितना बड़ा सहारा मिल जाएगा। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी पे भी इन्वेस्ट की जा रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ा हो जाए, तो इसलिए मैं उस पर बात नहीं करता। अब जस्ट मैं 1 या 2 मिनट बेनिफिट्स पे बात करूंगा। तो अगर SEZs बन जाते हैं, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन जाते हैं, एग्रीकल्चर का जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया है अगर वो बन जाता है, ये सारी चीज़ें अगर इंशाल्लाह हम वो भी कर सकते हैं होपफुली, अगर ये सीपेक सेकंड फेज कंप्लीट हो जाता है तो आप इमेजिन करें कि कितना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। FDI आएगी, ठीक है। FDI किसको कहते हैं? ये कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट यानी कि मुख्तलिफ कंट्रीज की जो है ना इंडस्ट्रीज को, सेक्टर्स को, जैसे IT हो गई, ऑटोमोबाइल के हो गए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गए, या मुख्तलिफ गारमेंट्स के रिलेटेड हो गए, मेडिकल जो फील्ड है उससे रिलेटेड हो गए, उनको जो है ना इन्वाइट किया जाएगा, उनको डिफरेंट जो है ना वो ऑफर्स दी जाएगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गई, या उनको जो है ना वो टैक्स फ्री दिया जाएगा, कुछ जो है ना वो एग्जाम्पशंस दे के उनकी, अगर वो सारी इधर इन्वेस्टमेंट करेंगी, ऐसी चीज में इन्वेस्ट करेंगी, तो डेफिनेटली हमारे मुल्क को फायदा होगा, हमारी जो है ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे, हमारी लेबर फोर्स बढ़ेगी, हमारी अल्टीमेटली इकोनॉमी तरक्की करेगी, ठीक है। हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली हम इंपोर्ट कम करेंगे, ठीक है। हम कहते हैं ना कि यार हमेशा जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कहती रहती है कि भाई जो है ना वो इंपोर्ट को कम करो, इंपोर्ट को कम करो, एक्सपोर्ट ज़्यादा करो, इंपोर्ट कम करो। वो कैसे कम होगी? इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा बर्डन इंपोर्ट का होगा। अगर हमारी आज के दौर में अगर हमारी 65 to 70 बिलियंस की अगर इंपोर्ट कर रहे हैं हम दुनिया से, तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 35 to 30 बिलियन डॉलर्स की। तो ये जो 35-40 बिलियन डॉलर का इम्बेलेंस एक खसारा है, तो वो कहाँ से पूरा होता है? तो वो फिर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं, या फिर IMF की तरफ जाते हैं, या जो है ना वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना वो ये बर्डन पूरा करते हैं। ये थोड़े डिफरेंट टॉपिक हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा आपको। अभी ये जो फायदा होगा अल्टीमेटली, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी हमारी ऐसी चीज में बढ़ेगी तो हमारे लेबर फोर्स बढ़ेगी, लोगों को काम मिलेगा, उसके बाद हमारा इंपोर्ट का खर्चा कम हो जाएगा, बल्कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। बड़ी बड़ी चीजें जैसे IT सेक्टर्स की हो गई, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल जो है ना लेवल के फोरम्स आके यहाँ पे काम करेंगे तो हमें और वो सस्ती मिलेगी, यानी कि अल्टीमेटली जो है ना वो इन्फ्लेशन कम होगी, ठीक है।
रेट जो है वो उनके बढ़ेंगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा इम्प्रूव होगा। अगर एक 500-600 फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज एक इलाके में बनती हैं, तो आप इमेजिन करें वहाँ पे रोड्स भी बनेंगे, वहाँ पे जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटीज भी बनेगी, वहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट होंगी, जो अल्टीमेटली मुल्क को फायदा। उनके उन ऐसी चीज़ की खातिर हम फिर मुल्क क्या करेगा कि कनेक्टिविटी सिस्टम स्ट्रांग करेगा, कम्युनिकेशन गैप कम करेगा। जैसे मैंने आपको ML1 के बारे में बताया, मुल्क वही तरक्की करता है जिसका कम्युनिकेशन गैप कम होता है। अगर लाहौर से या इस्लामाबाद से कराची में रास्ते का सफर का टाइमिंग जो है वो कम कंज्यूम होगी, तो अल्टीमेटली वहाँ की फैसिलिटीज इधर आएंगी, वहाँ से लोग इधर आ सकेंगे, जा सकेंगे, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज हमारी बैकवर्ड एरियाज तक जल्दी से जाएंगी। तो सारी चीजें जब एक्सचेंज होती है तो कनेक्टिविटी होती है, और कनेक्टिविटी अल्टीमेटली हमारी डेवलपमेंट को लेकर आती है। तो ये सारे फायदे होंगे हमारे, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा फायदे। तो इसलिए सीपेक का फेज 2 जो है, आज के दौर में हम थोड़ा सा इसको देखें। किसी भी लेवल का आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो चाहे वो करंट अफेयर्स हो, ऐसे हो, या किसी और टॉपिक पे आप या आर्मी से रिलेटेड कोई कमीशन दे रहे हैं, तो आप अगर इस पे सीपेक से हमें फायदे क्या होते हैं, या कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी, डिफरेंट जो है ना वो वेरिएशन से वो क्वेश्चन को क्रिएट करता है और कीवर्ड्स जो है ना उसमें लगाता है, तो सीपेक के एक्चुअल फायदे जो है वो हमें ये होंगे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट सेक्टर पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है सीपेक में, उससे तो बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। तो एक्चुअल फ्रूट्स जो है वो सीपेक के फेज 2 और फेज 3 में जो फायदे हमें मिलेंगे। फेज 1 में तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो रोड्स बने और जो है ना वो एनर्जी सेक्टर के कुछ प्रोजेक्ट्स बने। तो इतना ही रखूंगा मैं आज जो है ना वो सीपेक 2.0, ठीक है। सोर्स में आपको बता देता हूँ कि मैंने जो है ना वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक की ऑफिशियल वेबसाइट बनी हुई है, जो चाइना और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन से बनी है, वहां से मैंने सारी ये इन्फॉर्मेशन ली है और आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाया है, ताकि आपको जो है ना वो अपनी स्टडीज में हेल्प मिल सके। और उसके अलावा नोट्स भी मेरे पास पड़े हैं, अगर आप में से कोई मुझे कुछ कहेगा मतलब कहेगा कि शेयर करें, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।